ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आज हमने एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको एरिथमिया के बारे में पता होना ज़रूरी है कि एरिथमिया क्या होता है। एरिथमिया कहते हैं कि आपके हार्ट बीट की नॉर्मल रिदम का ख़राब हो जाना, यानी आपकी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। तो अगर आपकी हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हो जाए या 60 से कम हो जाए तो आपको एरिथमिया हो जाएगा। तो अगर आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है यानी 100 से ज़्यादा हो जाती है तो आपको ट्रैकी एरिथमिया या ट्रैकी कार्डिया हो जाएगा। और अगर आपकी हार्ट बीट 60 से कम हो जाती है तो आपको ब्रेडी एरिथमिया या ब्रेडी कार्डिया हो जाएगा। एरिथमिया में आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी 250 बीट्स पर मिनट और 350 बीट्स पर मिनट तक भी ये पहुंच सकती है। आप अगर कहीं से भाग के आए हो तो आपकी हार्ट बीट हो जाती है 130 to 140 बीट्स पर मिनट, लेकिन आपका दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा होता है, आपको प्रॉपर बैठे बैठे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही होती है, इतनी तेज़ी से आपका दिल धड़क रहा होता है। तो खुद सोचें, अगर आपका दिल 350 बीट्स पर मिनट से या 250 बीट्स पर मिनट से धड़केगा तो उस टाइम आपके हार्ट की क्या सिचुएशन होगी। तो एरिथमिया में बेसिकली यही होता है कि आपकी हार्ट बीट 250 या 350 बीट्स पर मिनट को भी क्रॉस कर जाती है। अगर आपकी हार्ट बीट 250 बीट्स पर मिनट से भी ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को कहते हैं फ्लटर, और अगर आपकी हार्ट बीट 350 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं फिब्रिलेशन। एरिथमिया का वर्ड बेसिकली रिदम से निकला है, यानी आपके हार्ट के नॉर्मल रिदम का ख़राब हो जाना एरिथमिया कहलाता है। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हार्ट का नॉर्मल रिदम क्या होता है, तभी हमें पता होगा कि हार्ट का नॉर्मल रिदम ख़राब होगा तो एरिथमिया होगा। अगर आपका हार्ट नॉर्मल रिदम से धड़केगा इसका मतलब ये है कि उसको ये 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है, हार्ट रेट शुड बी 60 to 100 बीट्स पर मिनट। आपका हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको ट्रैकी एरिथमिया हो जाएगा और इससे कम होगा तो आपको ब्रेडी एरिथमिया हो जाएगा। बीट ओरिजिन शुड बी फ्रॉम ऐसे नोड, आपकी जो हार्ट बीट होती है वो ऐसे नोड से ही स्टार्ट होनी चाहिए। यानी अगर हम हार्ट को देखें तो ये है हमारा एसओ नोड, नॉर्मली यही इंपल्स जनरेट करता है। ये एसए नोड फिर इंपल्स पास कर देता है एवी नोड को, एवी नोड से फिर इंपल्स जाती है बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस से फिर पुकिंजी फाइबर से ये पूरे के पूरे हार्ट के मसल्स के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। इंपल्स नॉर्मली ऐसे नोड ही जनरेट करता है जो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने एवी नोड्स को, बंडल ऑफ हिस को और पुकिंजी फाइबर्स को भी ये ताकत दी हुई है कि वो भी इंपल्स को जनरेट कर सकें। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ना करे अगर ऐसे नोड ख़राब हो जाए तो फिर तो हमारी हार्ट बीट रुक जाएगी और हम तो मर जाएंगे। तो इसीलिए एवी नोड्स के पास भी ये ताकत होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके जो 40 to 60 बीट्स पर मिनट होता है। और बंडल ऑफ हिस और पुकिंजी फाइबर्स के पास भी ये ताकत होती है कि अगर ऐसे नोड भी इंपल्स जनरेट ना कर रहे हो, एवी नोड भी जनरेट ना कर रहे हो, तो ये दोनों भी कर सकते हैं जो 20 to 40 बीट्स पर मिनट होती है। अगर हार्ट नॉर्मल रिदम से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि नर्व इंपल्स ऐसे नोड से जनरेट होगी, फिर एवी नोड के पास जाएगी, फिर बंडल ऑफ हिस के पास जाएगी, फिर पुकिंजी फाइबर्स के पास जाएगी, बाकी कोई भी हार्ट बीट जनरेट नहीं करेगा। तीसरी शर्त ये होती है कि इंपल्स शुड प्रोपगेट थ्रू नॉर्मल पाथवे, यानी इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड के पास जानी चाहिए, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास जानी चाहिए और बंडल ऑफ हिस से फिर पुकिंजी फाइबर्स के पास जानी चाहिए। ये है इसका नॉर्मल पाथवे। अगर इसके अलावा ये किसी और पाथवे से जाएगी तब भी आपको एरिथमिया हो जाएगा। चौथी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि इंपल्स शुड मूव विद नॉर्मल स्पीड फ्रॉम दैट पाथवे, यहां से यहां तक एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास और बंडल ऑफ हिस से पुकिंजी फाइबर से ये नॉर्मल स्पीड से गुजरनी चाहिए। अगर ये नॉर्मल स्पीड से नहीं गुजरेगी तब भी आपको एरिथमिया हो जाएगा और आपका नॉर्मल रिदम खराब हो जाएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरिथमिया के बारे में कि एरिथमिया की टाइप्स कितनी होती हैं। एरिथमिया की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया का मतलब यह है कि अगर ऐसे नोड के अंदर कोई इशू हो जाए और ऐसे नोड इंपल्स सही जनरेट ना कर रहा हो या आगे इंपल्स सही पास ना कर रहा हो या बहुत ज़्यादा स्पीड से पास कर रहा हो तो आपको साइनस एरिथमिया हो जाएगा। दूसरा एट्रियल एरिथमिया, अगर आपके एवी नोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे नोड से इंपल्स तो सही आ रही है लेकिन एवी नोड ज़्यादा टाइम लगा रहा है या बहुत तेज़ी से इंपल्स आगे भेज रहा है या इंपल्स आगे सही गुजर नहीं पा रही है तो आपको एट्रियल एरिथमिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास इंपल्स ज़्यादा स्पीड से जा रही है या सही नहीं जा पा रही तो आपको जंक्शनल या नोडल एरिथमिया हो जाएगा। चूंकि ये तीनों के तीनों एरिथमियाज वेंट्रिकल से ऊपर होते हैं, यानी साइनस एरिथमिया, एट्रियल एरिथमिया और जंक्शनल एरिथमिया, ये तीनों के तीनों वेंट्रिकल से ऊपर होते हैं, तो इसीलिए इन्हें सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकी एरिथमिया भी कहा जाता है। अगर वेंट्रिकल्स के अंदर कोई इशू आ जाए और कंडक्शन सही ना हो रही हो तो आपको वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एरिथमिया, कि एरिथमिया हमें होता क्यों है। पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इसकी है क्रोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का मतलब यह है कि अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए या कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई इशू आ जाए जो आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही होती है
तो आपको एरिथमिया हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी तो वो और ज़्यादा तेज़ी से धड़केंगे, और अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी तो वही तो एरिथमिया कहलाती है। दूसरी है करंट हार्ट अटैक। अगर आपको अभी भी रिसेंटली हार्ट अटैक आया हो, क्योंकि हमारे हार्ट के किसी स्पेसिफिक टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है या उसको इस्कीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो इसी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है। तो आपको अगर हार्ट अटैक आया हो तब भी आपका टिश्यू डैमेज हुआ होगा, टिश्यू डैमेज हुआ होगा तो वहाँ से इम्पल्स तेज़ी से गुजरेंगी। तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपका दिल तेज़ी से धड़केगा, क्योंकि उसने ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर तेज़ी से पंप करना होगा, वो भी काज ऑफ एरिथमिया है। ड्रग अब्यूज़ और ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। अगर आप ड्रग अब्यूज़ यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट कर रही है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। आपने ये याद रखना है, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मली खुद ही जनरेट होती है, वो ब्रेन से कोई भी इम्पल्स नहीं लेती है, यानी इसके पास इंट्रिंसिक सिस्टम होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी हार्ट बीट को तेज़ कर सकता है या स्लो कर सकता है, हमारी हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर हम अपने हार्ट को बॉडी से बाहर भी निकाल के किसी प्लेट के ऊपर भी रख दे तब भी वो धड़क ही रहा होता है। और नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का मतलब ये है कि अगर आपको पैदाइशी तौर पर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपको एरिथमिया हो सकता है। नेक्स्ट है वाई एरिथमिया हैपन्स। एरिथमिया हमें होता क्यों है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी आराम से समझ आ जाएंगे। सबसे पहली कॉज है इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी। इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी का मतलब यह है कि आपके जो नोडल सेल्स हैं, यानी ऐसे नोड है, एवी नोड है या बंडल ऑफ हेसा या पोकिंजी फाइबर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपल्स जनरेट करना स्टार्ट कर दे और इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दे, तो ये होती है इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी। दूसरी है एबनॉर्मलिटी इन इंपल्स कंडक्शन। अगर आपके एवी नोड और ऐसे नोड इंपल्स तो सही जनरेट कर रहे हैं लेकिन वो आगे सही ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है या उसकी स्पीड आगे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो ये इसकी वजह से भी आपको एरिथमिया हो सकता है। तीसरा है री एंट्री और सर्कस मूवमेंट। अगर आपका हार्ट का टिश्यू कहीं जगह डैमेज है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंपल्स उस जगह सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है और एक नया सर्किट टाइप का बना लेती है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, और इसकी वजह से भी आपको एरिथमिया हो सकता है। यानी ये देखें, ऐसे नोड अगर इंपल्स बहुत ज़्यादा ख़राब जनरेट करवा रहा है या तेज़ी से जनरेट करवा रहा है तब भी आप एरिथमिया हो जाएगा। अगर वो इंपल्स सही जनरेट करवा रहा है और एवी नोड को सही दे रहा है, बंडल ऑफिस को भी सही दे रहा है, लेकिन आगे जाते हुए कोई इशू हो रहा है, यहाँ पे कोई मसल्स ख़राब हो गया या कोई टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी इंपल्स आगे सही जनरेट नहीं हो पाएगी, तब भी आपको एरिथमिया हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, यानी हमारे जो पेस मेकर सेल्स होते हैं वो हार्ट बीट को कैसे तेज़ कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, पहली चीज़ वो है। अगर हमें इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी को समझना है ना, तो हमें यह समझना पड़ेगा पहले कि पेस मेकर सेल्स हार्ट बीट जनरेट कैसे करते हैं या वो नर्व इंपल्स जनरेट कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पेस मेकर सेल्स है, कोई भी सेल है, ऐसे नोड का सेल भी हो सकता है, एवी नोड का सेल भी हो सकता है। अब इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैनल याद करने हैं। पहले चैनल का नाम है फनी सोडियम चैनल, दूसरे चैनल का नाम है कैल्शियम चैनल और तीसरे चैनल का नाम होता है पोटेशियम चैनल। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनके बाहर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात आपने याद रखनी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको पता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बहुत ज़्यादा होते हैं जो कंटिन्यूसली 3 सोडियम आइंस को बाहर निकाल रहे होते हैं और 2 पोटेशियम आइंस को अंदर लेके आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। उसके अलावा सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से भी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड्स को लेके आए ना और सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज को मेजर करें तो वो तकरीबन -60 मिली वोल्ट निकलेगा। वो किसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ पेस मेकर सेल्स के अंदर। और अगर हम नॉर्मल हार्ट सेल्स की बात करें तो उनके अंदर ये तकरीबन -90 मिली वोल्ट होता है। बेसिकली अब हमने समझना ये है कि जो हमारे पेस मेकर सेल्स होते हैं यानी ऐसे नोड के सेल्स होते हैं, ये भी तो नॉर्मल सेल्स की तरह होते हैं, तो ये कैसे इंपल्स जनरेट कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स ये काम नहीं कर सकते हैं। होता कुछ ऐसा है कि जो पेस मेकर सेल्स होते हैं ना, उनके पास होते हैं फनी चैनल्स, और ये फनी चैनल्स बाकी किसी सेल्स के पास भी नहीं होते। इनको फनी चैनल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब साइंटिस्ट इनकी स्टडी कर रहे थे तो ये फनी चैनल्स ने उनमें बड़ा फन क्रिएट किया हुआ था। यानी कभी कभी साइंटिस्ट को पता लगता था कि यार ये सोडियम आयंस को अंदर लेके आ रहे हैं, कभी कभी इनको पता लगता था कि यार ये सोडियम आयंस को बाहर लेके आ रहे हैं, तो इन्होंने एक फन क्रिएट किया हुआ था। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार क्लास से बाहर निकलो, फिर मैं कहूँ क्लास के अंदर आ जाओ, फिर मैं कहूँ दोबारा क्लास से बाहर निकलो, फिर मैं दोबारा कहूँ नहीं ना निकलो, दोबारा अंदर आ जाओ, तो एक फन टाइप का क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इनको फनी सोडियम चैनल कहा जाता है कि ये जो फनी सोडियम चैनल्स होते हैं ये थोड़े से सोडियम आयंस को सेल के अंदर ले आते हैं। जब ये थोड़े से सोडियम आयंस को सेल के अंदर ले आते हैं तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो -60 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट तक चला जाता है। इसको हम कहते हैं फेज 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी सी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक चली गई। जैसे ही ये फनी चैनल सोडियम आयंस को अंदर लेके आते हैं और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 से -55 मिली वोल्ट तक चला जाता है, तो आपके पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हो जाता है और फौरन ये कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं।
इनको कहते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बाहर से कैल्शियम आइंस को सेल्स के अंदर ले आते हैं। आपका जो पोटेंशियल होता है ये -55 मिली वोल्ट से फौरन 10 मिली वोल्ट तक चला जाता है पॉजिटिव में। इसको हम कहते हैं फेज जीरो या डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि आपके सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। जैसे ही आपके ये जो कैल्शियम चैनल्स होंगे ये मैक्सिमम स्पीड तक खुलेंगे और आपका एक्शन पोटेंशियल 10 मिली वोल्ट तक चला जाएगा, तो फौरन क्या होगा कि ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये पोटेंशियल चैनल क्या करेंगे कि पोटेशियम आइंस को सेल से बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये पोटेशियम आइंस सेल से बाहर निकलेंगे तो आपकी फौरन रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60 मिली वोल्ट वो दोबारा अचीव हो जाएगा। ये था आपके पास नॉर्मल पेस मेकर का एक्शन पोटेंशियल। अब अगर आपको ऑटोमेटिसिटी हो जाएगी, ऑटोमेटिसिटी का मतलब ये है कि अगर आपका पेस मेकर सेल्स इसके अलावा कोई और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना स्टार्ट कर दे, यानी मिसाल के तौर पे आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो यहाँ तक पहुंचे, आपकी हार्ट बीट यूं 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 स्टार्ट हो जाए। ये जो नॉर्मल था वो 80 बीट्स पर मिनट जनरेट कर रहा था एवरेज। तो आप खुद सोचे अगर आपकी हार्ट बीट 250 या 350 बीट्स पर मिनट है तो वो कितनी तेज़ी से ये इम्पल्स जनरेट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास फिर एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं, स्पेसिफिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर होगा जो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। इसी तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होंगे जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, आपकी हार्ट बीट दोबारा स्लो हो जाएगी। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होंगे जो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, इसकी वजह से रीपोलराइजेशन कम होगी, रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगा और आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है कि ये जो फेज 0 से फेज 3 तक का पीरियड था इसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो पेस मेकर सेल्स थे ना, इसमें आपने ये बात खास तौर पर ख्याल करनी है कि इसमें फेज 4 था, फेज 0 था और फेज 3 था। इसमें कोई फेज 1 और फेज 2 नहीं होते हैं कि दूसरे जो सेल्स होते हैं उसमें फेज 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 4 भी होता है। ये थी हमारे पास इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, यानी पेस मेकर सेल्स कैसे हार्ट बीट तेज कर सकते हैं। एब्नॉर्मलिटी इन इम्पल्स कंडक्शन, इसका मतलब यह है कि आपके एसए नोड एवी नोड इम्पल्स तो सही जनरेट कर रहे हैं लेकिन इम्पल्स आगे सही तरीके से पास नहीं हो पा रही है। क्या मतलब है इसका, हमारे हार्ट में ना बेसिकली 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं ये पेस मेकर सेल्स जो एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ और पिकिंजी फाइबर्स है, और दूसरे नॉर्मल ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं जिससे पूरा का पूरा हार्ट मिलकर बना होता है। पहले मैंने आपको ऐसे नोड जो नोडल सेल्स थे उनके एक्शन पोटेंशियल बता दिया कि वो बेसिकली कैसे इम्पल्स जनरेट करते हैं। अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स के बारे में बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है और वो कैसे इम्पल्स जनरेट करते हैं। जब हमें वो समझ आएगा तब हमें समझ आएगा कि यार इस इम्पल्स में कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी और एरिथमिया कैसे होगा आपको। ये हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है, यानी कोई भी एट्रिया का सेल ले लिया या वेंट्रिकल्स का सेल हमने ले लिया और उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर बेसिकली क्या होता है। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि सोडियम चैनल्स होंगे, थोड़े से सोडियम आइंस अंदर आएंगे और आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक चला जाएगा। लेकिन इसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिली वोल्ट है, जबकि उसमें कितना था -60 मिली वोल्ट था, और इसमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है और उसमें -55 मिली वोल्ट तक है। जैसे ही सोडियम आइंस आएंगे अंदर फौरन आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम चैनल्स क्या करेंगे, फौरन डीपोलराइजेशन करा देंगे जिसको फेज 0 कहते हैं। फेज 0 क्या है, आपके पास डीपोलराइजेशन हो गया जो ब्लू से बने हुए हैं, ये चैनल भी ब्लू से बने हुए हैं और आपके पास ये डीपोलराइजेशन वाली लाइन भी ब्लू से बनी हुई है। अब इसके साथ एक अनमोल काम होगा, अभी आपके कैल्शियम चैनल बंद नहीं हुए होंगे कि आपके थोड़े से लीकी चैनल खुल जाएंगे और वो क्या करेंगे, थोड़े से पोटेशियम आइंस को बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपके पोटेशियम आइंस बाहर निकलेंगे तो आपका वोल्टेज थोड़ा सा डाउन होगा जिसको हम फेज 1 कहते हैं। जैसे ही वोल्टेज डाउन होगा तो ये कैल्शियम आइंस भी अंदर आ रहे हैं और पोटेशियम आइंस बाहर निकल रहे हैं, यानी आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो आपका एक प्लेट्यू फेज बनेगा जिसको हम फेज 2 कहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि आपके उसी तरह पोटेशियम लीकी चैनल खुल जाएंगे और पोटेशियम लीकी चैनल रीपोलराइजेशन करवा देंगे। अब अगर आपके इस सोडियम चैनल में, इस कैल्शियम चैनल में या इस पोटेशियम चैनल में कोई भी इशू आ जाएगा तो आपको क्या होगा, एरिथमिया हो जाएगा। तीसरा है री एंट्री और सर्कस मूवमेंट। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई भी डैमेज हार्ट टिश्यू है, अगर इसके पास नर्व इम्पल्स आती है और इस एरिया से पास नहीं हो पाती तो वो नर्व इम्पल्स क्या करती है, इसके इर्द गिर्द यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी और फिर आगे पास हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर कोई एरिया डैमेज हुआ है तो फिर क्या होगा कि ये जो नर्व इम्पल्स है वो इस डैमेज एरिया के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। जब वो ये रिवॉल्व करती रहेगी तब भी ये आपके जो नॉर्मल हार्ट रिदम है उसको नुकसान पहुंचाएगी और आपको एरिथमिया हो जाएगा। तो ये सब था हमारे पास एरिथमिया से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।